सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो है हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। बहुत लोगों की क्वेरी होती है कि मैम पेपर पब्लिश कराना है, पेपर पब्लिश कराना है, पर पेपर लिखो तो सही पहले। ठीक है, जैसे मैंने खुद अभी 4 पेपर पब्लिश कराने के लिए मतलब 2 मेरे पब्लिश हो गए हैं, 2 मैंने पेपर पब्लिश कराने के लिए दिए रखे हैं और वो अप्रूव हो गए हैं। वो लाइक अक्टूबर तक पब्लिश भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा क्या लिखना होता है रिसर्च पेपर में, क्या टॉपिक होना चाहिए, कैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, बाकी फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, क्या क्या इंक्लूड नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली, कि हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर जिसमें आप आपके सारा फॉर्मेट अच्छे से हो और आप फिर पब्लिश करा सको, और कौन से जर्नल्स आपके लिए बेस्ट रहते हैं कि आपका ये टॉपिक है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस जर्नल में पब्लिश कराना है या कौन से जर्नल में पब्लिश कराना है या कौन से जर्नल में वैकेंसीज़ निकली हैं। तो ये एक अलग क्राइटेरिया है जो हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। या तो आप ये भी कर सकते हो, अगर मैं आपको अभी शॉर्ट में बताऊँ तो जिस जर्नल में आप पब्लिश कराना चाहते हो, यूजीसी केयर लिस्ट है हो जो बैन हो गई है, बैन तो नहीं हुई, मतलब डिसकंटिन्यू हो गई है, वो वाले जर्नल्स आप अपने अपने मतलब के पता लगा सकते हो उस लिस्ट से, जो मैंने टेलीग्राम पे भी भेजी थी। ठीक है, तो वो हो गया। आपके स्प्रिंजर वाले जो जर्नल है, टेलर एंड फ्रांसिस जो है, साइंस डायरेक्ट है, ये सारे जर्नल बहुत अच्छे माने जाते हैं, राइट। तो उस जर्नल में देखो क्या वो कब पब्लिश कराते हैं, कौन से ईयर में, ईयर के कौन से मंथ में पब्लिश होता है। तो आप वहाँ पे अपना ये जो रिसर्च का पेपर आप लिखोगे वो भेज सकते हो। ठीक है, तो वो तो है सेकंड क्राइटेरिया, उसको हम और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले कुछ लिखो तो सही, तभी तो पब्लिश होगा, राइट। तो रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो वो डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। ये जो है, ये मेरा पहला आर्टिकल है जो मैंने पब्लिश करने के लिए दिया था, और ये मेरा मार्च 2024 में पब्लिश हुआ था इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, जो कि IJMR जर्नल है और अच्छा जर्नल है। ठीक है, सो इसका इम्पैक्ट फैक्टर 8.8 है। सो पॉलिटिकल साइंस में आप इसमें पब्लिश करा सकते हो। डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यूड जर्नल है, ओपन एक्सेस है, और मेरा आर्टिकल अवेलेबल भी है ऑनलाइन। मैंने बहुत लोगों को भेजा भी था अपने ग्रुप पे, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। सो ये मेरा आर्टिकल मैंने एज अ ऑथर पब्लिश कराया था, और एक साथ में एक और को ऑथर थे जिनका नाम मैंने अभी फिलहाल के लिए हाइड कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसे करके मैंने अपना आर्टिकल दिया था। अब सबसे पहले जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं और पब्लिश करवाना होता है किसी जर्नल में, तो हम सबसे पहले लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, हमारे पूरे आर्टिकल की एक समरी होती है जो टाइटल से रिलेटेड, जो मेरा जैसे टाइटल है इनहेरेंट मतलब होता है इनबिल्ट जेंडर रोल्स इन वॉर। तो मैंने फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉर को समझने की कोशिश की थी, और इससे रिलेटेड मैंने अपना एक आर्टिकल लिखा था। तो मैंने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट जो होता है आपका 250 से लेकर 300 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका एक ओवरव्यू हो पूरे आर्टिकल का जो आप लिखोगे। और यूजुअली जब आप पूरा रिसर्च पेपर लिख लेते हो, उसके लास्ट में आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने सब कुछ रिसर्च कर लिया और मुझे एब्स्ट्रैक्ट में एज अ समरी इंक्लूड करना है। उसमें आप अपना रिसर्च फोकस बताते हो। ठीक है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी। आपका अपना फाइंडिंग्स बताते हो, मेन फाइंडिंग्स आपकी क्या निकली। आप अपनी मेथडोलॉजी भी इसी में एक लाइन में बताते हो, जैसे इसमें मैंने शायद नहीं बता रखी लेकिन बाकी आर्टिकल्स में बताई हैं। ठीक है, फिर मैन एंड वुमेन का जो रोल है, मतलब मैंने एक समरी बताई, अपनी फाइंडिंग्स बताई एब्स्ट्रैक्ट में, और अपना मेथडोलॉजी भी एक लाइन में समझा दिया। बाकी डिटेल में आप मेथडोलॉजी बाद में भी समझाओगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट पढ़े तो उसे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के समझ आ जाए कि हाँ, हम आने वाले टाइम में इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमारा जो सेकंड हमें चीज़ लिखनी होती है रिसर्च पेपर में होता है, वो है कीवर्ड्स। तो आपको कीवर्ड्स लिखने होते हैं। स्पेशली कीवर्ड्स जो हैं हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे G है, फिर ठीक है W वॉरफेयर कीवर्ड है, वो लास्ट में आना चाहिए था, यहाँ पे मैंने शायद पहले लिख दिया है गलती से। तो ये मेरा पुराना आर्टिकल है, उसके बाद जो मैंने आर्टिकल्स पब्लिश कराए उसको मैंने मतलब सिस्टमैटिक वे में किया था। तो मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, विक्टिम्स ऑफ वॉर, जेंडर, पैरिटी, ये सारे मेरे कुछ कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स मतलब वो जो ऐसे आपके वर्ड्स जो इस आर्टिकल में बार बार रिपीट हुए हैं, जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। कीवर्ड्स किस में हेल्प करते हैं? कीवर्ड्स जब आपका आर्टिकल ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगा तो वो गूगल के या जो बाकी जो जर्नल्स हैं उनके एल्गोरिथम को पकड़ने में मदद करते हैं। अब आपका कोई आर्टिकल सर्च करना चाहता है, मतलब आपको नहीं जानता, ऐसा ऑथर विशाली भाटिया को कोई नहीं जानता फॉर एग्जांपल, लेकिन किसी को आर्टिकल चाहिए वॉर से रिलेटेड या फेमिनिज्म से रिलेटेड या जेंडर से रिलेटेड, तो वो क्या सर्च करेगा? जेंडर इन वॉर,
या वॉर एंड जेंडर, ऐसे करके कुछ सर्च करेगा। तो मैं वो वाले वर्ड्स यहाँ पे ऐड लिखूंगी अपने कीवर्ड्स में जो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई जो सर्च करे उस आर्टिकल से, वो मेरे आर्टिकल में सजेशन में उसका आर्टिकल, मेरा आर्टिकल आ जाए। मतलब उसके सजेशन में, जैसे मैंने जेंडर एंड वॉर सर्च किया, तो आप गूगल स्कॉलर पे या गूगल पे कुछ भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो उससे सजेशन से रिलेटेड बहुत सारे आपकी वेबसाइट आ जाती है ना, वैसे ये कीवर्ड्स भी होते हैं। जब गूगल स्कॉलर पे कोई जेंडर वॉर लिखेगा या कुछ, तो सजेशन में बहुत सारे आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल ये भी दिखेगा, ऐसा। तो ये होता है कीवर्ड्स का मेन मकसद। और कीवर्ड्स कम से कम आपके कितने होने चाहिए, 7-8 कीवर्ड्स अच्छे माने जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 7-8 कीवर्ड्स होने चाहिए जो आपके पूरे आर्टिकल को दर्शाएं। तो मेन आर्टिकल मेरा जेंडर के बारे में है, वॉर के बारे में है, विक्टिम्स के बारे में है, मस्कुलिनिटी फेमिनिटी जो वर्ड्स है बहुत बारी मेरे आर्टिकल में यूज़ हुए हैं। तो ये कुछ मैं कीवर्ड्स यहाँ पे लिख दूंगी, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हो या फिर आप मिक्स भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि जनरल की क्या डिमांड है। जनरल्स जो होते हैं बहुत सारे, वो अपने इंस्ट्रक्शन में मेंशन करते हैं कि आपको कीवर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल में लिखने हैं। कुछ जनरल्स जो है वैसे मिक्स्ड भी मान लेते हैं। तो सेफर साइड के लिए आप अल्फ़ाबेटिकल भी लिख सकते हो। ये बाकी जो IJAMR जनरल है, इसमें उन्होंने मिक्स्ड मांगा था, तो ऐसा कुछ अल्फ़ाबेटिकल था नहीं। फिर आपका आता है इंट्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो तो आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने टॉपिक को, किस बारे में था। इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा अपने कीवर्ड्स को समझाने की कोशिश करते हो, जो आपके टाइटल के अंदर कीवर्ड्स होते हैं वो, प्लस इंट्रोडक्शन में ही आपका हिस्ट्री भी आ जाता है थोड़ा बहुत, कि आपका ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये क्या शुरुआत हुई। तो आपका, मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या तो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अलग हेडिंग भी दे सकते हो, या इंट्रोडक्शन में ही, मतलब आपको अपने इंट्रोड्यूस करना है अपने टॉपिक को। तो आपका इंट्रोडक्शन जो है, आप आराम से लाइक 300 या 400 वर्ड्स में लिखो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 200 वर्ड्स भी सही है, 200 वर्ड्स से बहुत कम हो जाएंगे। 300, 400 या 500 वर्ड्स में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेपर आप लिख दोगे। तो वैसे मेरे इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स थे नहीं है, तो आप पॉइंट वाइज ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो। और किसी किसी जनरल में ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने होते, किसी किसी में लिखने होते हैं। आप उनके ऊपर है कि आप कैसा जनरल लेना चाहते हो, कौन से जनरल में पब्लिश करवाना चाहते हो। बाकी अगर ज़्यादातर जो जनरल्स होते हैं, जनरल्स, ठीक है, तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे तो ज़्यादा है। बाकी अगर जब वो एडिटिंग होगी, आपका पीयर रिव्यूड जनरल होगा, एडिटिंग के टाइम पे अगर उनको ऑब्जेक्टिव्स हटाने होंगे तो वो खुद ही हटा के, या फिर आपको मेल आ जाएगा, या जिनसे भी आप कांटेक्ट करोगे कि हाँ आपने ऑब्जेक्टिव्स हटा दो या मेथोडोलॉजी हटा दो। लेकिन वैसे अगर एडिटर के हाथ में है, वो कैसा अपने पेपर में, मतलब अपने जर्नल में कैसा पब्लिश करवाना चाहता है। तो ऑन अ सेफर साइड ऑब्जेक्टिव्स अच्छे माने जाते हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पेपर लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मेथोडोलॉजी आ जाएगा कि आपने ये रिसर्च पेपर लिखते टाइम कौन कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज़ किया था, ये हो गया। फिर इसके बाद आप आपके सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज क्या आते हैं, अगर आपका कुछ फील्ड वर्क हुआ था, ठीक है, मैंने जैसे वॉर और जेंडर के लिए कुछ फील्ड वर्क किया, तो मैंने प्राइमरी सोर्सेज लिख दिया। सेकेंडरी सोर्सेज आपने गवर्नमेंट वेबसाइट्स या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस किस को कंसिडर किया वो लिख दिया, ठीक है। तो आपका ये रिसर्च प्रपोजल जैसे आप लिखते हो ना जब, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करते हो। बस आप रिसर्च प्रपोजल में हाइपोथेसिस, रिसर्च क्वेश्चन, ये सब भी लिखते हो, वो इसमें नहीं लिखने होते, ठीक है। और मेथोडोलॉजी भी जो है आपका कंपलसरी नहीं होता, वो आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव्स लिख लो, ज़्यादा बेटर रहता है। देन फिर आपका यहाँ से आ जाएगा आपका मेन टॉपिक। तो अब ये जो हेडिंग्स होंगी वो आपके टॉपिक पे डिपेंड करेंगी, इसके बाद की जितनी भी हेडिंग्स है। जैसे मेरा जेंडर एंड वॉर पे था, तो मैंने सबसे पहले हेडिंग दी जेंडर एंड वॉर, उससे रिलेटेड जो जो फेमिनिस्ट थिंकर्स थे उन्होंने क्या बोला वो मैंने आर्टिकल्स में से पढ़ के डाला। फिर वुमेन जो है वॉर में कैसे उनका विक्टिमाइजेशन हुआ, पब्लिक स्पेयर में कैसे होता है, प्राइवेट स्पेयर में। तो ये हेडिंग्स तो मैं खुद से चूज़ करती हूँ। जो मैं रिसर्च पेपर लिख रही हूँ उसके अंदर मेरी क्या क्या सब हेडिंग्स होंगी, क्या क्या टॉपिक मैं दर्शाऊंगी, सब टॉपिक्स, वो तो आपको खुद से लिखना होता है। या फिर अगर आपको नहीं दिमाग में आ रहा है कि अच्छा ये टॉपिक तो मैंने चूज़ कर लिया, इसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे मैं फोकस करूँ, तो आप AI की मदद से भी पूछ सकते हो कि AI को बोल दो कि दिस इज़ माई टाइटल एंड सजेस्ट मी 5 सब टॉपिक्स फॉर द सेम। तो सब टॉपिक्स बता देगा, और सब टॉपिक से रिलेटेड आप अपने जर्नल्स या आर्टिकल्स या गूगल स्कॉलर पे कोई बुक वगैरह ये ढूंढ के उसमें से आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, ठीक है। और प्लेजरिज्म वगैरह नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना, अपने वर्ड्स में लिखना पूरा रिसर्च पेपर। फिर वुमेन कैसे वॉर को पेट्रोनाइज करती है, पहले के टाइम पे क्या वुमेन भी वॉर में जाती थी, या वुमेन एज अ वाइफ क्या रोल प्ले करती है, नर्सिस। तो ये आपके काम का नहीं है, ऑल्दो मैं दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने पिक्चर्स इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो। बस पिक्चर्स को, जैसे फिगर 1 इसमें क्या है, आपने फिगर 1 को डिस्क्राइब कर दिया कि फिगर 1 में क्या है, और प्लस आपका सोर्स भी होना चाहिए कि मैंने ये जो पिक्चर है वो कहाँ से ली है। तो कोई आप पिक्चर इंक्लूड कर रहे हो तो सोर्स भी मेंशन करो। और ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर इंक्लूड करनी है, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, कि आपको कोई पिक्चर आपके रिसर्च से रिलेटेड डालनी है कि नहीं। नहीं मैप वगैरह डाल सकते हो,
ठीक है, जैसे वॉर की थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पिक्चर थी, इसके वुमेन के रोल की, तो वो डाल दिया, उसका सोर्स मैंने साइड कर दिया कि ये जो पिक्चर है मैंने कहाँ से ली है। ठीक है, और उसका लिंक भी आप डाल सकते हो यहाँ पे कि ये उसका कॉपी करके किस वेबसाइट से लिया। तो वो उसको हमेशा क्या करना होता है, एक्नॉलेज करना होता है। कुछ भी आप पिक्चर वगैरह ले रहे हो, ये डाटा मेरे को एक तरीके से मिला, तो कहाँ से लिया डाटा, 2021 का ये डाटा था, तो मैंने वो डाल दिया। अब ऐसे आप हेडिंग्स डाल दी आपने, वुमेन एंड पीस का मैंने एक हेडिंग डाल दिया कि वुमेन और पीस में क्या रोल होता है। फिर लास्ट में जब आपका हो जाता है तो आप हर रिसर्च पेपर के लास्ट में या तो सजेशन या वे फॉरवर्ड आपको डालना चाहिए। डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर कि आपका टॉपिक कैसा है। ठीक है, सजेशन लाइक है कि नहीं, या जो भी। और बट अगर वे फॉरवर्ड या सजेशंस नहीं भी है तो मेजर फाइंडिंग्स तो हर रिसर्च पेपर में डालनी होती है। तो फाइंडिंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च पेपर का फॉर्मेट। जो फॉर्मेट होता है उसमें मेजर फाइंडिंग्स होनी चाहिए कि आप उस पूरे रिसर्च पेपर में जो भी आपने ग्राउंड लेवल पर रिसर्च करी या जो भी आपने आर्टिकल्स पढ़े या बुक्स पढ़ी, उसका क्या निष्कर्ष निकला। तो मेजर फाइंडिंग्स में आप बताते हो कि ये मेरी फाइंडिंग्स थी, मुझे ये चीज़ें पता चली, और वो आपको पॉइंट्स में लिखनी होती हैं। फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन होता है कि हाँ, इससे हमें ये कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन छोटा सा होगा, चलेगा। देन बिब्लियोग्राफी आपका APA स्टाइल है या आप MLA स्टाइल यूज़ करोगे, वो डिपेंड करता है कि जनरल में कौन सा मांगा गया है। कोई जनरल शिकागो स्टाइल फॉलो करते हैं। अब ये आपको बिब्लियोग्राफी डालनी कैसे है, देखो आपने APA स्टाइल में डाल दिया, ठीक है। अब आपको वो जनरल ने रिजेक्ट कर दिया और बाद में बोला कि नहीं MLA में करके दो हमें, तो आप सिर्फ एक क्लिक की मदद से उसको MLA कन्वर्ट कर सकते हो पूरा का पूरा। और अगर आपने हाथ से टाइप करके लिखा होगा पूरा का पूरा चीज़ APA में, जैसे APA में क्या होता है, सबसे पहले सर नेम आता है, फिर फर्स्ट नेम, फिर ईयर आता है, कौन सी ईयर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, फिर उसका टाइटल और ये फिर रिसर्च नेम, ये सारा। ठीक है, तो अब जब मैं MLA में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे ये चीज़ वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, फिर इधर का इधर करना पड़ेगा, 1983 को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो वर्ड फाइल में कैसे हम ये बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं, वर्ड फाइल में ऑटोमेटिक बिब्लियोग्राफी कैसे लिखी जाती है, और एक क्लिक से हम MLA APA शिकागो में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको वर्ड फाइल पे काम करके दिखाया है। और ये बेस्ट तरीका होता है प्लैग अवॉइड करने का। अगर आप प्लेजरिज्म नहीं चाहते तो इस तरीके से आप वर्ड को बस सारी चीज़ें बता दोगे और वर्ड खुद ब खुद उसको APA में, MLA में, शिकागो स्टाइल या और कोई स्टाइल में कन्वर्ट कर देगा, सिर्फ एक क्लिक की मदद से। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो देख लेना कि बिब्लियोग्राफी कैसे लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी बिब्लियोग्राफी थी, ये सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, ये सारी चीज़ें। और इसको बिब्लियोग्राफी आपको पता है ऑब्वियसली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, और ये आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको खुद से ये पूरा टाइप करना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, फिर ये कॉलन, फिर या कॉमा कहाँ लगना है, डॉट कहाँ लगना है, ये आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़। बस इसको वर्ड फाइल में डालना होता है, एक एक चीज़ करके वो खुद ब खुद उसको फॉर्मेट में डाल देता है, और वो खुद ही उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज भी कर देता है। तो ये कमाल है वर्ड फाइल का। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। वैसे ही ये दूसरा मेरा आर्टिकल है जो ये विद्या वार्ता UGC के लिस्टेड था, इशू मतलब 40 वॉल्यूम 5 में ये पब्लिश हुआ है, और वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, जेंडर इम्बैलेंस। तो ये गुरु नानक खालसा कॉलेज की एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं गुरदीप मैम, और उनके साथ मैंने एज अ को ऑथर ये आर्टिकल पब्लिश कराया था। तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट के बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखे, फिर मेथडोलॉजी लिखी। ठीक है, फिर ये रिजर्वेशन बिल के ऊपर था, मैंने कुछ कीवर्ड्स डाले, इंट्रोडक्शन रिजर्वेशन बिल ये है। ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड जो डाटा था, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आते हैं, ये सब करा। और लास्ट में अब ये उन्होंने, देखो हर जर्नल का आर्टिकल छापने का तरीका अलग है। जैसे इन्होंने छापा तो एकदम सीधा सीधा छाप दिया। इनका तरीका था कि ऐसे ऐसे करके छापते हैं, मतलब एक तरफ लेफ्ट एक तरफ राइट, लेफ्ट राइट करके ऐसे ही आर्टिकल्स छापते हैं। तो वो हर आर्टिकल अपनी कैसे छपना है वो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको लिख के तो सीधा ही देना है, वो अपने तरीके से छाप के दे देंगे फिर। ठीक है, फिर एक कंक्लूजन आएगा लास्ट में आपका, सेम चीज़ वही। और ये और एक आर्टिकल मैंने अभी और लिखा है जो अभी पब्लिश होने के लिए दे रखा है, अभी अक्टूबर में ये पब्लिश हो जाएगा, जो मैंने अपनी सुपरवाइज़र के साथ लिखा है। तो उसमें भी आपको ये ऐसा होना चाहिए कि आप अपने फर्स्ट जो ऑथर और सेकंड ऑथर मैं हूँ, तो इसके साथ आप डाल सकते हो, और अपना डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आप पूरा लिख के दे सकते हो कि ये चीज़ें, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। तो जब आप आर्टिकल सबमिट करो, जो कि ये मेरे को लेटेस्ट चीज़ ही पता चली है 2025 के स्टार्टिंग में, कि हमें ये सारी डिटेल्स इंक्लूड करनी चाहिए जब हम रिसर्च पेपर लिखें। तो रिसर्च पेपर के फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट हाफ पेज होता है, उसमें आपका कि आपका डेजिग्नेशन और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कॉलेज, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। फिर सेकंड नंबर पे जैसे मैं PhD स्कॉलर हूँ, तो ये सब आप लिख के उनको भेजो,
तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि वो आपको कॉन्टैक्ट भी कर पाए अगर उनको कुछ चेंजेस करवाने हो, आर्टिकल में एडिटिंग करवानी हो। फिर आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे। अब एब्स्ट्रैक्ट लिखा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है जो हमें जिस आर्टिकल में स्प्रिंजर वगैरह में शायद ही पब्लिश होगा। तो ग्रेन्स ऑफ ग्रेन्स में है, ये फूड और फ्रीडम के ऊपर है, थोड़ा फिलोसफिकल है। सो एब्स्ट्रैक्ट लिखा, फिर एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जैसे मेरे को कुछ अर्थ काम मोक्ष वगैरह समझाना था तो मैंने टेबुलर फॉर्मेट में समझा दिया। फिर वही आपका जो आर्टिकल का टॉपिक है उससे रिलेटेड जितनी भी सब थीम्स हैं आप वो सब लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा न्यूट्रिशन कल्चरल रिचनेस से रिलेटेड था, क्योंकि हम प्रसाद पे काम कर रहे थे कि प्रसाद एज अ फूड कैसे देखा जाता है, फिर फूड को एज अ इक्वालिटी कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रीट किया जाता है। फिर उसमें कुछ श्लोक वगैरह जो हमने अलग अलग लिटरेचर, जो पुरानी लिटरेचर होती हैं, होली लिटरेचर्स, ठीक है, ग्रंथ वगैरह, उनसे जो लिटरेचर लिया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब। तो ये आप एक देख सकते हो कि कैसे कैसे मैंने लिखा है। और हाँ, इसमें एक चीज़ आपको अच्छी मिलेगी जो बाकी मैंने नहीं, यहाँ पे आप ये कर सकते हो, फुट नोट्स भी कर सकते हो। तो फुट नोट्स करते हो तो वो और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माना जाता है आपका आर्टिकल। तो फुट नोट्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फुट नोट्स कैसे करने हैं आपको पता ही होगा, मैंने वर्ड वाली फाइल में भी बता दिया था। और जैसे यहाँ पे 1 लिखा होता है तो उसके पेज के आखिरी में उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो आपके मतलब कोई एक्स्ट्रा इन्फो है जो आप नहीं जानना चाहते, जैसे मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ, या 1 नंबर पे मैंने यहाँ कहीं लिखा होगा कुछ और उससे रिलेटेड फुट नोट डाला होगा। जैसे यहाँ पे डिग्निटी वाला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना फर्स्ट, तो मतलब ये जो फर्स्ट है वो मेरे फुट नोट के उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जैसे बी आर अम्बेडकर का जो डाइनिंग टेबल का आइडिया था, राइट, तो बी आर अम्बेडकर का डाइनिंग टेबल का आइडिया, अब ये जो मेरा आइडिया है वो मैं यहाँ पे नहीं समझाना चाहती, क्योंकि फिर मेरा फ्लो टूट जाएगा, किसका, रिसर्च पेपर का फ्लो टूट जाएगा, क्योंकि अभी मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि कॉमेंशनैलिटी, एक्ट ऑफ इटिंग टुगेदर। तो अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और मैं यहाँ पे नहीं डाल सकती, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे अभी रिलेवेंट नहीं है, यहाँ पे मुझे और चीज़ें बतानी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फुट नोट में डाल दिया कि ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये जो कोड था, या जो इस बारे में डाइनिंग टेबल का आइडिया था और क्या आइडिया था, वो आइडिया मैंने यहाँ समझा दिया। डाइनिंग टेबल का जो आइडिया था अम्बेडकर जी का, वो मैंने फुट नोट्स में समझा दिया एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और मैंने यहाँ रेफर कर दिया कि किसको और अच्छे से समझना है तो वो यहाँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से समझ सकता है। और फिर आगे मैंने अपना रिसर्च पेपर कंटिन्यू कर दिया। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम फुट नोट यूज़ करते हैं। और इनटेक्स्ट साइटेशन तो मस्ट है, ठीक है, बिना इंटेक्स साइटेशन के तो आपका कोई आर्टिकल पूरा नहीं होगा। तो इंटेक्स साइटेशन आपका होना ही चाहिए हर आर्टिकल में। इंटेक्स साइटेशन जैसे ये आपका है कि मैंने यहाँ से JTR हो गया, या ये 2018 में अकॉर्डिंग टू LNR लिखा है, तो मैं अगर मैं यहाँ ना लिख के इसको इंटेक्स साइटेशन में LNR 2018 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इंटेक्स साइटेशन आपको पता ही होंगी, मैंने बता दिया था अपने प्रीवियस वीडियोस में भी, जो मैंने वर्ड फाइल बताया था। और लास्ट में आपका आ जाएगा फिर से वही बिब्लियोग्राफी, ये MLA स्टाइल में मांगा है, देखो MLA स्टाइल में लास्ट में आता है। तो मैंने पहले EPS स्टाइल में कर दी थी पूरा रेफरेंसिंग, फिर मुझे बाद में पता चला कि उनको MLA में चाहिए, तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुई, मैंने बस एक क्लिक किया और पूरा का पूरा जो था MLA में कन्वर्ट हो गया। सो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप ऑटोमेटिक वर्ड फाइल से करते हो तो। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है कि आप अगर कोई भी अपना आर्टिकल लिखना चाहता है पब्लिश करने के लिए, तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, आपको समझ आ गया होगा। और कौन से जर्नल्स आपके लिए बेस्ट हैं, तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे कि कौन से, जैसे आर्ट्स के हो या सोशल साइंसेस के हो या फिलॉसफी के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपके लिए कौन से जर्नल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो तो या तो आप डायरेक्ट प्रोफेसर से जो आपके कांटेक्ट में है, टीचर से पूछ सकते हो कि मैम मैं कौन से आर्टिकल में मतलब कौन से जर्नल में पब्लिश कराऊँ। आपके प्रोफेसर आपको गाइड कर देंगे आपके पर्टिकुलर बैकग्राउंड के। या फिर ये जो UGC केयर लिस्ट जो अब ख़त्म हो गई है, डिमोलिश हो गई है, उसके अंदर जितने भी जर्नल्स हैं वो सारे अच्छे माने जाते हैं। स्प्रिंजर हो गया आपका, ठीक है, स्प्रिंजर के अलावा आपके जो UGC केयर लिस्टेड वाले जनरल है वो सारे, ठीक है। टेलर एंड फ्रांसिस में कोई आर्टिकल छप रहा है तो ऑल वो बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर स्कोपस के जो स्कोपस का जो डाटाबेस है उसके अंदर स्कोपस से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो, पीयर रिव्यू कोई आर्टिकल है तो वो, ठीक है। तो ये, और बाकी प्रीडेटरी जर्नल से बचो, क्योंकि कोई कितनी बार फेक जर्नल्स होते हैं तो वो आपको चार्ज करते हैं और ऐसे बोल देंगे 3-4-5 हज़ार दे दो आर्टिकल पब्लिश कर देंगे, तो ऐसे जर्नल से बचना चाहिए। तो जेन्युइन जर्नल्स भी होते हैं। तो ये आकर आपको देखना है कि कौन से ऑथेंटिक है कौन से नहीं, तो UGC केयर की जो वेब लिस्ट है, ठीक है, जो उन्होंने डाल रखी है वो सारी लिस्ट को कंसिडर करो, या जो स्कोपस की डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके जो उनके अंडर जर्नल्स आते हैं उनको कंसिडर करो, तो वो आपके लिए बेस्ट माने जाएंगे, ठीक है। टेलर एंड फ्रांसिस स्प्रिंजर तो वगैरह है ही। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा, और आप आने वाले टाइम में मेरी तरह आर्टिकल पब्लिश कराएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।